क्षेत्रफल मतलब टू डायमेंशनल आकृतियां देखेंगे, टू डायमेंशनल आकृतियां जितनी भी है उनको देखेंगे। क्षेत्रफल टू डायमेंशनल आकृतियां जो है उनको देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज कवर करने हैं आपको, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज कवर करने हैं, वृत्त में आपको अर्धवृत्त, त्रिज्याखंड, ये सब कुछ कवर करना है। तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये। क्षेत्रफल मतलब एरिया का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है। इसको मैं 2D बोल रहा हूं, मतलब टू डायमेंशनल आकृतियों को डील करेंगे यहाँ पे। टू डायमेंशनल आकृतियां, तीन आकृतियों को डील करेंगे यहाँ पे। एक है आपका त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज और तीसरा है वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीन आकृतियों को यहां पर डील करेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। यहीं पर आगे चल के त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को डील करूंगा इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लिखवाऊंगा लास्ट में, चतुर्भुज को लेकर के, त्रिभुज को लेकर के, वृत्त को लेकर के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को भी देखेंगे अपन। तो यहां पर क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, क्यों यहां पर 2D आकृतियों की बात कर रहे हैं। तो 2D का मतलब आपने समझा था जिसमें केवल दो ही डायमेंशन होंगे, एक्स डायमेंशन होगा और वाई डायमेंशन होगा। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं जिसमें लंबाई के साथ साथ क्या होगा, चौड़ाई होगा। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल बोलेंगे। जिसमें एक्स और वाई दो डायमेंशन होंगे, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होगा, ऐसी आकृतियों को आप बोलेंगे टू डायमेंशनल आकृतियां। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो, एक्स और वाई ये दो डायमेंशन हो। जैसे मैं त्रिभुज अगर ड्रॉ करता हूं, एक जनरल त्रिभुज अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं इसमें दो ही डायमेंशन हैं, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। देख सकते हैं एक्स और वाई डायमेंशन है। कहने का मतलब लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी है। आप अगर चतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं तो चतुर्भुज में आप देख सकते हैं दो ही डायमेंशन हैं, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। कहने का मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है। अगर मैं वृत्त को ड्रॉ करता हूं तो वृत्त में आप देख सकते हैं दो ही डायमेंशन हैं, एक्स और वाई। कहने का मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है। तो आप त्रिभुज देख लो, चतुर्भुज देख लो, वृत्त देख लो, इन तीनों ही आकृतियों में दो डायमेंशंस हैं, लंबाई के साथ साथ। ये देखिए लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है। एक्स और वाई ये दो डायमेंशंस हैं इसमें। और आपने पढ़ा भी होगा 2D आकृतियों का मतलब जिन आकृतियों को बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ किया जा सकता है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन आकृतियों को आप बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी, टू डायमेंशनल आकृतियां कहलाएंगी। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, टू डायमेंशनल आकृतियां जितना स्थान घेर रही हैं। ये देखिए ये त्रिभुज जितना स्थान घेरा, इसको मैं क्या बोला, क्षेत्रफल। ये चतुर्भुज जितना स्थान घेरा, इस स्थान को मैं क्षेत्रफल बोल रहा हूं। ये वृत्त जितना स्थान घेरेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जितना स्थान घेर रहा है उसको बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज जितना स्थान घेर रहा है उसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वृत्त जितना स्थान घेरेगा उसको बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक एक करके सारी आकृतियों को डील करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे। तो ये सब पहले भी बताया था, टू डायमेंशनल का मतलब जिसमें केवल दो ही डायमेंशन होंगे, एक्स और वाई, जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होगा बस। ऐसी आकृतियों को आप बोलेंगे टू डायमेंशनल आकृतियां। त्रिभुज में एक्स और वाई डायमेंशन है, चतुर्भुज में एक्स और वाई डायमेंशन है, वृत्त में एक्स और वाई डायमेंशन है। मतलब लंबाई के साथ साथ केवल चौड़ाई है, कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं है। इसीलिए ये तीनों आकृतियां टू डायमेंशनल आकृतियां हैं। और ये आकृतियां जितना स्थान घेर रही हैं उसी स्थान को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्योंकि अलग अलग प्रकार के त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज, ये थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। त्रिभुज के बारे में कुछ जनरल मतलब सामान्य जानकारी देखिए। तो त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारियों में पहली जानकारी लिख लीजिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति,
तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद होना चाहिए, भुजाएं केवल तीन तो बहुत सारी आकृतियों में रहेंगी, लेकिन तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति इसको बोलते हैं आप त्रिभुज, जिसमें तीन कोण भी होते हैं, जिसमें तीन कोण भी होते हैं। आपको पता होता है ये, बहुभुज में आप पढ़े हैं, जितनी भुजाएं उतने ही कोण, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण भी होते हैं, तो तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है जिसमें तीन कोण भी हैं, इसको बोल रहे हैं आप त्रिभुज। देख लीजिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये देखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये देखिए, ये सारी आकृतियां क्या है? त्रिभुज हैं। ये देखिए, ये सारी आकृतियां, ये देखिए, ये भी क्या है? त्रिभुज। ये सारी आकृतियां क्या है? त्रिभुज है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये देखिए, ये भी क्या है? त्रिभुज ही है। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण भी होते हैं। ये देखिए, ये तीन कोण हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये तीन कोण हैं। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण भी होते हैं, देख सकते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण भी होते हैं, ऐसी आकृति को आप क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अगला पॉइंट लिखिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पढ़ा चुका हूं बहुभुज में, आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, n-2 इंटू 180। वहां पर n का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, तो 3 - 2 इंटू 180 कितना आएगा? 180 ही आएगा। अगला लिख लीजिए, तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको पता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। अगला पॉइंट लिखिए, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? याद है ना? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी? 0। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होगी 0। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला याद है? क्या था? n इंटू n - 3/2, याद है ना? n इंटू n - 3/2। इस फॉर्मूले से किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बता सकते हैं आप। और विकर्ण खींचना भी सिखाया था, शीर्षों को मिलाते हैं तो यहाँ पर एक भी शीर्ष एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले, ऑलरेडी भुजाएं हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा शीर्ष एक भी नहीं मिलेंगे। इसको इससे मिलाओ, मिला हुआ है, 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 इसको इससे मिलाओ, मिला हुआ है। तो विकर्ण एक भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो विकर्णों की संख्या 0। बाकी बहुभुज में फॉर्मूला विकर्णों की संख्या का लिखवाया था। अब अगला पॉइंट लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 जनरल फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एक यूज करेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एक अपन यूज करेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि √s -a s-b और s-c है, जहां पे s को बोलते हैं अर्ध परिमाप, s को बोलते हैं अर्ध परिमाप। s का वैल्यू कैसे निकलता है? a + b + c / 2 करके। ABC त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं, ये देखिए, ये A, ये B और ये C।
तो एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब समझ आता है? पेरीमीटर। परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? अगर परिमाप की बात करूं मैं, ये देखिए परिमाप, इसको विच्छेद करेंगे तो परि का मतलब होता है बाहर, और माप का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो परिमाप मतलब बाहर का माप। परिमाप का मतलब बाहर का माप। परिमाप, परि मतलब बाहर, माप मतलब मेजरमेंट, तो बाहर का माप। जैसे ये वाले त्रिभुज के परिमाप की अगर बात करूं मैं, परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा? बाहर का माप। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसी को क्या बोलेंगे? त्रिभुज का परिमाप। समझ आ रहा है? परिमाप का मतलब बाहर का माप। जैसे ये वाले त्रिभुज का परिमाप, तो इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई, तीनों को जोड़ दूंगा, उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप। पेरीमीटर, परि मतलब बाहर, माप मतलब मेजरमेंट, बाहर का माप। तो ये अगर मैं त्रिभुज लेता हूं और इसमें अगर मैं एस का वैल्यू फाइंड करता हूं, एस को बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप अगर बोला, अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा। तो एस कैसे निकालोगे? इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, एस मिल जाएगा। और एबीसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को बता रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो एस क्या हो जाएगा? 15 और 5 20 और 10 30, 30 का आधा कितना? 15, एस हो जाएगा 15। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा। परिमाप आपको पता है, परिमाप का आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के बारे में ये जनरल जानकारियां हैं, ये सब तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो बहुभुज में, कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, विकर्णों की संख्या 0। क्षेत्रफल के ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्यों होगा, इसी पे फंसेगा मामला। कभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी दोनों ही लगा सकते हैं। तो कब कौन सा फॉर्मूला और क्यों, इस पे बातचीत करेंगे अपन। ये फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, और एस अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप आपको समझ में आ गया है, बाहर का माप, उसी को बोलेंगे परिमाप। कुछ और बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। पहला बेसिक टर्म एल्टीट्यूड, जिसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोल सकते हैं, अभिलंब बोल सकते हैं, शीर्षलंब बोल सकते हैं। शीर्षलंब, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऊंचाई या अभिलंब या शीर्षलंब, एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या होता है शीर्षलंब? लंब का मतलब समझ आता है 90 डिग्री। तो शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। शीर्षलंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब गिराओ, वही क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। वो शीर्ष लंब कहां गिर रहा है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन लंब मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसा लंब डाल दो, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसा लंब डाला, इसी को मैं क्या बोलूंगा? शीर्ष लंब बोलूंगा। अब ये कहां गिर रहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस शीर्ष से ऐसा 90 डिग्री सामने वाली भुजा पर डालना है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाली भुजा की, ये देखिए, ये वाली भुजा पर अगर मुझे शीर्ष लंब डालना है तो कैसे डालूंगा? देखो, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अब ये लंब कहां पे गिरा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालेंगे वही कहलाएगा शीर्ष लंब। अगर मैं बात करूं ये वाली भुजा पर शीर्ष लंब की, ये देखिए, ये वाली भुजा पर अगर मैं शीर्ष लंब की बात करूं तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये देखिए, ये कहलाएगा शीर्ष लंब। समझ आ रहा है? तो शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब,
इसको बोलेंगे शीर्ष लंब या अभिलंब, या उस भुजा को अगर आधार मानेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। बात करूंगा अपने। तो शीर्ष लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अब एक बात समझेंगे, तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर कट करेंगे, मतलब तीनों शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज का 3 शीर्ष लंब होगा, ये देखिए इसका शीर्ष लंब ये हो गया, इसका शीर्ष लंब ऐसे ड्रॉ कर दिए, इधर से शीर्ष लंब ऐसा खींचे। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। पूछा है इसको तो टेट में बहुत बार याद, लंब केंद्र। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, देख लीजिएगा, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु को बोलते हैं लंब केंद्र। तो शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, हो गया। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब कहलाएगा शीर्ष लंब। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे उसको बोलेंगे लंब केंद्र। अगला जो टर्म है वो है माध्यिका। माध्यिका ये भी बहुत यूज होता है, समबाहु में बहुत यूज होगा ये माध्यिका। अब माध्यिका क्या होता है इसको समझते हैं। माध्यिका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। माध्यिका का मतलब क्या, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को ही मिलाएगी। यहां पर दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझ में आ रहा है तो शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। वो लंब कहां गिर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। शीर्ष से ऐसा लंब गिराइए, वो लंब कहां गिरा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। शीर्ष से ऐसा लंब डालिए, शीर्ष से ऐसा लंब डालिए, वो लंब कहां पे गिरेगा सामने वाली भुजा पर मुझे नहीं पता। वो लंब कहां पर गिरेगा सामने वाली भुजा पर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन माध्यिका का मतलब ही क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, माध्यिका। जैसे ये वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलेंगे आप, माध्यिका बोलेंगे। और तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करेंगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्रक, सेंट्रॉइड बोलेंगे इसको। ये फैक्ट बहुत बार बने हैं, टेट वगैरह के एग्जाम में बने हैं सब। देखना पेपर निकाल के, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या पूछा था, अगर टेट का पेपर दिए होंगे तो सीजी टेट में। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये भी पूछ चुका है। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये भी पूछ चुका है। हो गया। बनेगा यहां तक। शीर्ष लंब और माध्यिका में डिफरेंस समझ आ रहा है ना। शीर्ष से लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये मध्य बिंदु को मिलाएगी, मतलब ये अगर 10 है, ये अगर 10 है तो ये कंफर्म कितना होगा, 5 और 5, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाई है। लेकिन यहां पर अगर ये 10 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना होगा नहीं पता, ये कितना होगा नहीं पता। मतलब ये लंब कहां गिरा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन माध्यिका अगर मैं खींचूंगा तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। तो ये पूरा अगर 10 है तो माध्यिका भुजा को 2 बराबर बराबर भाग में बांटेगी, ये 5 और ये भी क्या होगा 5। बढ़े आगे, चलो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का जानकारी रख लीजिए, आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको। समकोण त्रिभुज थोड़ी सी जानकारी रखिए अभी फिलहाल।
समकोण त्रिभुज याद है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा। डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी फिलहाल इतना याद रखिए, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। याद करो जब पढ़ाया था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तो वहां पे समकोण का मतलब समझाया था 90 डिग्री का कोण, वहीं पे समझाया था समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का अगर है तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा कुछ बनता है समकोण त्रिभुज, स्टैंडर्ड अगर देखेंगे तो ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज। ये देखिए ये है समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का ले रहा हूं मैं, 90 डिग्री का। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, और समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा ऐसे त्रिभुज को आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब एक बात ये समझो, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन कहलाएगा, तो कर्ण हमेशा कौन कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ये पहचानने में दिक्कत होता है, यहां पे तो दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि स्लांट जो होता है वो कर्ण होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। त्रिभुज को मैं अलग प्रकार से बना दूंगा, तो ऐसा गलती मत करना कि सर ऐसा जो दिखता है वही कर्ण होता है, ऐसा नहीं है भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। या फिर आप ऐसा बोलो, जिस पर 90 डिग्री टच नहीं होता, जिस पर 90 डिग्री टच नहीं होता उसी को आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या जिस पर 90 डिग्री टच नहीं होता उसी को आप कर्ण बोलेंगे। तो मान लीजिए अगर समकोण त्रिभुज ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। लंब और आधार में किसी को भी लंब और किसी को भी आधार बोल सकते हो, मेन कर्ण को पहचानना रहता है, क्योंकि लंब और आधार वाले में बीच में क्या है, प्लस। तो किसी को भी लंब बोलो, किसी को भी आधार बोलो, उसका समस्या नहीं है। ये मान लो C है, ये A है, ये B है, कर्ण को सही सही आइडेंटिफाई करो। लंब और आधार में कोई समस्या नहीं है, किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोलो। लंब आप B को बोल दो, आधार आप A को बोल दो, तो भी कोई समस्या नहीं। मेनली आपको कर्ण को सही सही पहचानना है, लंब और आधार वाले डेटा के बीच में क्या आना है, प्लस। तो आप इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो मेन कर्ण को पहचानना होता है पाइथागोरस के लिए, और पाइथागोरस का कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा या जिस पर 90 डिग्री टच नहीं होता। जैसे मान लो ऐसा कुछ बनता, ये देखिए, ये है मान लो समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है, ऐसा बनेगा। ये पढ़ेंगे अपन समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो समचतुर्भुज में ऐसी सिचुएशन आएगी, देखना समचतुर्भुज में ऐसी सिचुएशन आएगी। तो ये मान लो 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब इसमें कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, समझ आ रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कहलाएगा कर्ण, या जिस पर 90 डिग्री टच नहीं होता वो कहलाएगा कर्ण। बनेगा यहां तक। तो इतनी सामान्य जानकारी त्रिभुज को लेकर के याद रखेंगे, तब जाके त्रिभुज अपन पढ़ पाएंगे। देख लीजिए क्या क्या जानकारी मैंने बोली, देखिए एक बार देखिए, इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज लिखेंगे। तो त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तीन भुजाएं हैं तो तीन कोण भी होंगे, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
या पढ़े हैं n-2 इंटू 180 कर दीजिए। तीनों बाह्य कोणों का योग 360। आप पढ़े हैं किसी भी बहुभुज में, कैसा भी बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सब में बाह्य कोणों का योग क्या आता है? 360। आंतरिक कोणों का योग अलग अलग आएगा, हर प्रकार के बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग अलग अलग आएगा। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? 180। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? 360। फॉर्मूला याद होगा, ये होता है किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला, और बाह्य कोणों का योग तो हमेशा 360 होता है। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना? 180। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना? 360। इसके अलावा विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। तो विकर्णों की संख्या 0। क्षेत्रफल के ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, कब कौन सा समझाऊंगा। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, रूट ओवर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहां पे s को बोलेंगे अर्ध परिमाप, कहने का मतलब परिमाप का आधा। एबीसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो s का वैल्यू क्या होगा? परिमाप का आधा। परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी, उसका आधा मतलब डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपने समझा कि शीर्ष लंब क्या होगा और माध्यिका क्या होगा। तो शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। वो लंब कहां गिरेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस शीर्ष से लंब डालिए, शीर्ष से लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, वो कहलाएगा शीर्ष लंब। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु को आप क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। माध्यिका का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करेंगी उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, पढ़ाया था। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। स्टैंडर्ड ऐसा बनता है जो बचपन से देखते आए हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, केवल समकोण में ही लगता है, इसको प्रूव नहीं करा रहा हूं, याद होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण बोलेंगे, या जिसपे 90 डिग्री टच नहीं होगा उसी को कर्ण बोलेंगे। लंब और आधार आप किसी को भी बोल सकते हैं। बनेगा यहां तक? लिखो विषम बाहु त्रिभुज पहला। ऑनलाइन में यहां तक सभी को क्लियर है भाई? लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ भाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्केलेन ट्राइंगल। लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु। नाम से ही क्लियर है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। विषम बाहु नाम से ही क्लियर है एकदम, विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी उसी को क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। लिख लीजिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, अलग अलग लंबाई की होंगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, ऐसे त्रिभुज को आप क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब इतना ही जानकारी सफिशिएंट नहीं है, आगे चल के समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे आप, तो वहां पर भी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। समकोण त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। तो फिलहाल एक बार इतना याद रखिए, आगे चल के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे जब, तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा, वहां पर भी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी, बस वहां पे एक कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री का। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए, विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। ये देखिए ऐसा कोई त्रिभुज बनाया मैं, ये देखिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे त्रिभुज को आप क्या बोल रहे हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु समकोण ना हो, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो
समकोण ना हो, ऐसा साथ में याद रखिए। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, तो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, समकोण ना हो, समकोण ना हो, ऐसे त्रिभुज को आप बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप तो बता ही देंगे आप, परिमाप तो बता ही देंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज में केवल क्षेत्रफल को लेकर के प्रश्न बनेगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप मतलब बाहर का माप, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप, यानी कि बाहर का माप। क्षेत्रफल को लेकर के यहां पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, देखना अपन विषम बाहु में दोनों का यूज आएगा। अभी एक प्रश्न टेट में पूछा भी गया था, देखना कराऊंगा प्रश्न को। विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले बात को समझो, ये वाले फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप ले सकते हैं, आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हैं। बचपन से ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि आधार मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आधार आप त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हैं, किसी भी भुजा को, और जिस भुजा को आधार माने हो, जिसको आधार माने हो, जिसको आधार लिए हो, उस पर सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब ही क्या कहलाएगा, ऊंचाई। इसलिए तो शीर्ष लंब को ऊंचाई भी लिखा था। आधार आप त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हो, किसी भी भुजा को। 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में, किसी भी भुजा को आधार आप ले सकते हो, किसी भी भुजा को। लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा फिर, उस भुजा पर जिसको आपने आधार लिया है, उस पर सामने वाले शीर्ष से डालो लंब, वही लंब क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो शीर्ष से उस भुजा पर, किस पर, जिसको आपने आधार लिया है, उस भुजा पर डालो लंब, उसी लंब को क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, हमेशा लंब होगा, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, ऊंचाई हमेशा लंब होना चाहिए, लंब 90 डिग्री होना चाहिए। तो आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप ले सकते हैं, किसी भी भुजा को, उस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से डालोगे लंब, उसी लंब को क्या बोलोगे आप, ऊंचाई बोलोगे। जैसे ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान से समझिए, इसको मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। ये 10 मीटर मान लिया, ये मान लिया मैं 15 मीटर, ये मान लिया मैं 18 मीटर, अपने मन से ले लिया हो, या इसको 17 ले लो, अपने मन से ऐसा ले लिया हूं मैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। अब ये त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 10 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर की। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान से समझना समस्या क्या बन रही है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समझना समस्या क्या है। आपको मैंने बोला आधार आप किसी भी भुजा को ले लो, तो आधार आपने कितना ले लिया, 17। आपने आधार ले लिया कितना, 17। ये वाले भुजा को आपने क्या बोला, आधार, तो आधार मैंने लिया 17। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये बनेगा ऊंचाई। मतलब ये h मुझे चाहिए, अगर ये h मिल गया तब जाके आप क्या बता दोगे, क्षेत्रफल, ये वाले फॉर्मूले से। लेकिन समस्या ये है कि इस h को आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है, इस h को फाइंड करने के पीछे मेहनत करोगे, इस h को फाइंड ही नहीं कर पाओगे। अब एक बार के लिए आपको लगेगा कि सर फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज करके देखते हैं, तो एक बार के लिए आपको लगेगा कि पाइथागोरस का यूज कर लो सर। ये वाले त्रिभुज को देखो सर, ये वाला त्रिभुज क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, दिख रहा है क्या बनता हुआ। तो ये वाले त्रिभुज को देखो सर, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इससे पाइथागोरस का यूज कर लो और h निकाल लो। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है समझो, अगर ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं और h निकालने का कोशिश करूं, तो समस्या क्या आ रहा है, ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस जब लगाऊंगा
तो कर्ण क्या है 10 है, 10 लंब क्या है h, आधार क्या है पता ही नहीं है, मतलब दो दो डेटा क्या है अननोन है। पाइथागोरस प्रमेय तभी लगाओगे जब तीन में से दो डेटा नोन होगा और एक क्या होगा अननोन होगा। लेकिन यहां पर समस्या ये आ रही है कि ये लंब कहां गिरा है मुझे पता ही नहीं है, कहने का मतलब ये पूरा 17 है, तो ये आधा, ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये कितना होगा मुझे पता ही नहीं, ये लंब कहां गिरा है ये मुझे पता ही नहीं है, कहने का मतलब ये पूरा तो पता है मुझे 17, लेकिन ये पोर्शन कितना है मुझे नहीं पता। आप बोलोगे सर उस साइड लगा लो पाइथागोरस, उस साइड भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखो इस साइड पाइथागोरस लगा करके आप h का वैल्यू निकाल लो, समस्या वही है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये देखो ये भी समकोण है, एक कोण 90 डिग्री का मतलब ये भी समकोण है। अब यहां पर पाइथागोरस लगाऊंगा तो कर्ण कौन है 15, लंब कौन है h, आधार मुझे पता है क्या नहीं पता है, मतलब दो दो डेटा क्या है अननोन है। ये शीर्ष लंब कहां गिरा है मुझे पता ही नहीं है, ये वाला लेंथ मुझे पता ही नहीं है कितना होगा, कहने का मतलब इस साइड पाइथागोरस लगाऊंगा तो भी ये दो डेटा अननोन है, इस साइड पाइथागोरस लगाऊंगा तो भी ये दो डेटा अननोन है, मतलब पाइथागोरस लगा करके भी h का वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं, ये शीर्ष लंब कहां गिरा है एग्जैक्ट ये पता करने के लिए या इस शीर्ष लंब का ऊंचाई पता करने के लिए आपको फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। आप त्रिभुज बनाइए पहले, ऐसे चाप काट काट के, बचपन में जो पढ़ाए होंगे आप, समझ आ रहा है, चाप काटिए त्रिभुज बनाइए, उसके बाद ऐसा लंब गिराइए, लेकिन उसके लिए आपको स्केल की आवश्यकता होगी, प्रकार की आवश्यकता होगी, चांदे की आवश्यकता होगी, जो इंस्ट्रूमेंट बचपन में आप यूज किए हो। एग्जाम में वो सब अलाउ नहीं होता और उतना समय भी नहीं है आपके पास। तो इस फॉर्मूले से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल ही नहीं सकते, पहली बात निकाल ही नहीं सकते, क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते विषम बाहु त्रिभुज में। कारण आपको समझ में आ रहा है कि आधार अगर मैं 17 को लेता हूं तो ये शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ये h में फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर आधार में 17 को लिया तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ये h को मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं किसी हालत से। पाइथागोरस लगा के भी देखा तो पाइथागोरस जब इस त्रिभुज में लगाने का सोचा तो समस्या यही आ रहा है कि ये लेंथ पता नहीं है, ये लेंथ पता नहीं है, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अगर लगाता भी हूं तो केवल कर्ण पता है, ना तो लंब ना ही आधार। इधर वाले में पाइथागोरस लगाने का सोचा तो सेम समस्या बनी हुई है, ये लेंथ मुझे नहीं पता है, ये लेंथ मुझे नहीं पता है, सॉरी ये पता है, ये लेंथ मुझे नहीं पता है और ये लेंथ मुझे नहीं पता है, तो केवल कर्ण पता है, ना तो मुझे लंब पता है ना तो मुझे आधार पता है, तो दो दो डेटा अननोन है, केवल एक ही डेटा नोन है, तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस भी यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, मतलब इस h को आप फाइंड ही नहीं कर सकते। समझ आ रहा है, तो आधार को अगर मैं 17 लिया तो ऊंचाई में फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाऊंगा। आप बोलेंगे सर इसको आधार ले लो, वही समस्या बने रहेगी। ये देखो अगर आप इसको आधार ले रहे हो तो ये शीर्ष से लंब डाल दो ऐसा, ये देखो शीर्ष से लंब डाल दिया ऐसा, ये देखो शीर्ष से लंब डाल दिया, वही समस्या तो है। अगर मैं आधार को लेता हूं 15, आधार को लेता हूं 15 तो ये बनेगा ऊंचाई, समस्या वही बनी हुई है, ये कितना होगा नहीं पता कर पाऊंगा। आप बोलेंगे सर ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, दिख रहा है, ये देखिए ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, कैसे बन गया सर, तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो समस्या वही बनी हुई है सर। ये तो पता है मुझे 10, लेकिन ना तो मुझे ये पता है और ना तो मुझे ये पता है। इधर वाले में आप बोलोगे सर पाइथागोरस लगाऊंगा, ये देखो ये भी तो समकोण है, इधर वाले में पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो समस्या बनी हुई है, समस्या क्या बनी हुई है, तो समस्या ये बनी हुई है कि ये लंब कहां गिरा है मुझे पता ही नहीं है, मतलब ये वाला लेंथ मुझे नहीं पता है, और ये तो वैसे भी नहीं पता, उसको पता करने के पीछे जा रहा था, तो ना तो ये पता है ना तो ये पता है। तो जब ये वाले त्रिभुज में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा कि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा लेता हूं, तो समस्या क्या है, ना तो मुझे ये h पता है ना तो मुझे ये लेंथ पता है, केवल ये कर्ण पता करके कोई फायदा नहीं। तो विषम बाहु त्रिभुज में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाने में समस्या यही आ रही है कि अगर आप किसी भी भुजा को आधार मानते हो तो शीर्ष से उस पर लंब डालोगे और उस लंब को फाइंड ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि लंब कहां गिरेगा आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है।
तो विषम बाहु त्रिभुज में जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पूरे का रूट। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये देगा क्षेत्रफल, ये देगा आपको क्षेत्रफल, एरिया। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ये फॉर्मूला देगा, जहां पे एस कैसे बताओगे आप? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके। तो विषम बाहु त्रिभुज में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका यूज क्यों कर पा रहे हो? ये कारण आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। एस बता दोगे, कैसे बताओगे? तीनों को जोड़ो और डिवाइड बाई कितना? 2। कितना आएगा तीनों को जोड़ने पे? 42/2 21। तो एस कितना हो गया? 21। 21 माइनस 10, 21 माइनस 15, 21 माइनस 17। और तोड़ना, उनको गुणा मत करने बैठ जाना, और तोड़ देना, और 2 का जोड़ा बाहर निकाल देना। वर्गमूल के चिन्ह से 2 का जोड़ा बाहर निकलता है, तो गुणा करके पूरे को एक मत बना देना, और तोड़ना, और तोड़ना, जितना टूटेगा तोड़ देना, उसके बाद 2 का पेयर ऐसे बाहर निकाल देना, आंसर मिल जाएगा। कराऊंगा प्रश्न। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, और कोई आपको क्षेत्रफल नहीं दे सकता, केवल यही फॉर्मूला देगा क्षेत्रफल। ये क्यों नहीं देगा समझ आ रहा है? लेकिन इसका भी यूज होगा। अब कहां पे यूज होगा इसका? तो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। कैसे इसका यूज होगा समझो, ध्यान से समझना। अब इसका यूज कैसे होगा? क्षेत्रफल तो यही फॉर्मूला देगा, इसका भी यूज होगा, लेकिन कैसे इसका यूज होगा ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला क्या देगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसी से निकालना है आपको। इसका यूज कैसे होगा ध्यान से समझना। प्रश्न क्या बोलेगा? विषम बाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दिया, 10 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर। फिर क्या बोला? 17 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। 17 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। मतलब ये देखो, 17 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, ये मुझे पूछ लिया प्रश्न में, और इसको तो फाइंड पाइथागोरस लगा के कर ही नहीं पा रहा था मैं, यही तो समस्या आ रही थी। ये तो मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा था, और उसी को प्रश्न में पूछ लिया कि 17 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। इसका मतलब 17 मीटर वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब डालना है, और वही लंब मुझे बताना है कितने मीटर का होगा। अब यही तो नहीं फाइंड कर पा रहा था। अगर फाइंड ही कर लेता तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल ही बता देता। तो इसी एच को फाइंड करने बोल रहा है। कैसे फाइंड करूंगा ध्यान से समझो। पहले मैं क्षेत्रफल निकालूंगा ये वाले फॉर्मूले से, समझ आ रहा है? पहले मैं इस फॉर्मूले से क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। उसके बाद क्षेत्रफल का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्षेत्रफल मुझे मिल चुका है, ये वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल मुझे मिल चुका है। जिस भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोलेगा उसको क्या लूंगा? आधार। और उस पर ऊंचाई का कैलकुलेशन करूंगा। जिस भुजा पर बोला है शीर्ष लंब, 17 वाली भुजा पर शीर्ष लंब बोला है, तो आधार किसको लूंगा? 17 को। उस पर जो ऊंचाई है ना, वही क्या है? उस पर शीर्ष लंब है। तो पहले मैं क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकालूंगा। यहां से क्षेत्रफल मिल गया, इसको लगाऊंगा। अब पहले ये फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाला, अब ये फॉर्मूला लगाया, क्षेत्रफल मुझे मिल चुका है इस फॉर्मूले से, उसको रखूंगा क्षेत्रफल के प्लेस पे। जिस भुजा पर शीर्ष लंब बोला उसको क्या लूंगा? आधार। और ऊंचाई का कैलकुलेशन कर लूंगा। ये ऊंचाई क्या होता है? जिसको आपने आधार बोला है उसी पर सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब। समझ आ रहा है? दोनों का यूज हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न अभी वर्ग 2 में पूछा गया था टेट के एग्जाम में। अभी आपने जो एग्जाम दिया है टेट का, उसमें वर्ग 2 में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा था। पहले क्षेत्रफल आप इससे निकालना, ये वाला फॉर्मूला देगा क्षेत्रफल, ये तो दे ही नहीं सकता। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाले फॉर्मूले से ही निकालना। तो ये वाले फॉर्मूले से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल के प्लेस पे क्षेत्रफल को लिख देना। आधार कौन सा होगा? जिस पर शीर्ष लंब निकालने बोला, 17 वाली भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोला तो 17 को आधार लेना। 10 वाली भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोला तो 10 को आधार लेना। 15 वाली भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोला तो 15 को आधार लेना। लिखवाया था मैं, ये देखो
आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हैं जिसको आधार लिए हो उस पर सामने वाली शीर्ष से लंब डालोगे। शीर्ष लंब भी क्या है? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालना, यहां रखना, आधार जिस भुजा पर शीर्ष लंब बोलेगा वही भुजा लेना, उस पर ऊंचाई का कैलकुलेशन कर देना, वही क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। समझ पा रहे हैं? और कोई प्रश्न यहां से नहीं बनता है, यही प्रश्न बनता है विषम बाहु से। बस क्वेश्चन लिखो जल्दी से। प्रश्न केवल यही बनेगा और कोई प्रश्न विषम बाहु से बनता ही नहीं है। देखिए, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर की हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर की हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर की हैं। तो 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। बनाओ भाई जल्दी से। 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट ओवर एस वाला ही फॉर्मूला लगेगा और कोई सा लग ही नहीं सकता। क्या आएगा? 12। क्षेत्रफल क्या आ रहा है? 84। रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को लगाओ। एस का वैल्यू देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उनको और तोड़ना, उनको और तोड़ना। दो दो का जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं तो वर्गमूल मिलता है आपको। वर्गमूल निकालो। रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्षेत्रफल वहां से मिलेगा। मिला क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्या मिल रहा है? 84 मिल रहा है क्या? ट्राई करो, बनाओ बनाओ। पहला प्रश्न है ये, तो कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। एस कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 42 होगा ना? ठीक, वैल्यू पुट करिए और तोड़ दीजिए। 21 को तोड़ दीजिए 3 इंटू 7 में। 8 को तोड़ दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 में। 7 तो 7 ही रहेगा। 6 को तोड़ दीजिए 2 गुणा 3 में। और तोड़िए उसको, गुणा मत करिए, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ के लिखिए। उसके बाद 2 2 का जोड़ा बाहर आता है वर्गमूल के चिन्ह से, तो वर्गमूल के चिन्ह से 2 2 का जोड़ा बाहर आएगा। 2 2 का पेयर बाहर निकाल दीजिए, वर्गमूल मिल जाएगा आपको। वर्गमूल मिला, उसके बाद क्या करना है आपको पता है। क्षेत्रफल मिल गया, उसके बाद क्षेत्रफल का वो फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल मिल चुका है, आधार क्या हो जाएगा? तो जिस भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोल रहा है वो हो जाएगा आधार। जिस भुजा पर शीर्ष लंब निकालने बोल रहा है वो भुजा हो जाएगा आधार। और उस पर ऊंचाई निकालो, वो ऊंचाई ही क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब। 12 आएगा। ठीक, ठीक है, आ गया। इसमें यही प्रश्न बनता है। टेट में नंबर आ रहा है यार? नहीं आ रहा है? देखिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्या? जिनका नहीं हुआ था, हो रहा है? दिए थे क्या यार? बना? आ रहा है? मॉडल आंसर से मैच किए? क्वालिफाई कर पा रहे हैं? एक प्रश्न को विलोपित करा लीजिएगा, समचतुर्भुज वाला प्रश्न विलोपित हो जाएगा। बहुत बढ़िया हर्ष, समचतुर्भुज वाले को विलोपित करा लेना, कराना होगा तो विलोपित हो जाएगा वो, लेकिन बहुत लोगों का सही भी होगा, वो विलोपित हो ही जाएगा। वो दाव आपत्ति कर दीजिएगा उसमें, लिख के पूरा सॉल्व करके करते हैं उसमें दाव आपत्ति। बाकी शिक्षक भर्ती से पहले एक आध टेट और ना हो जाए भी सीटेट वगैरह एक आध और ना हो जाए शिक्षक भर्ती से पहले, एक आध टेट और ना हो जाए। जिनका नहीं निकल रहा है घबराने वाली बात ही नहीं है यार, जिनका नहीं निकला घबराने वाली कोई बात नहीं है।
मुझे लग रहा है कहां टेट और ना हो जाए, सी टेट तो हो ही जाएगा लग रहा है। बना 12 आ रहा है। देखो विषम बाहु त्रिभुज बना लीजिए, जिसको जो भुजा देना है दे दीजिए। इसको मैं 13 दे रहा हूं, इसको मैं 14 दे रहा हूं और इसको मैं 15 दे रहा हूं। 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। विषम बाहु त्रिभुज है। इस 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, ये लंबाई मुझे चाहिए। अब वैसे तो निकलेगा नहीं समकोण वगैरह लगा के, समस्या क्या रही थी वो आपने समझ ली है। तो समकोण त्रिभुज इधर पे या इधर पे लगा करके तो ये ऊंचाई निकलेगी नहीं। तो आप पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकलेगा ये वाले फॉर्मूले से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना हो जाएगा 21। कैसे आएगा एस? तीनों भुजाओं का योग, मतलब परिमाप का आधा करना है। तो 42/2 कितना आएगा 21। तो ये हो गया 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। तो 21 माइनस 13 मतलब कितना 8, ये कितना 7 और ये कितना 6। 21 को तोड़िए 3 गुणा 7 में, गुणा मत करने बैठ जाना। 8 को तोड़ दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 में, 7 तो टूटेगा नहीं, 6 टूटेगा 2 गुणा 3 में, आराम से तोड़ सकते हैं। 21 3 गुणा 7, 8 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 साथ ही रहेगा, 6 2 गुणा 3। पेयर बनाओ, ये देखो 3 का एक ठो पेयर बाहर आ गया, 7 का एक ठो पेयर बाहर आ गया, 2 का 2 ठो पेयर बाहर आ रहा है। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है 84 वर्ग मीटर। लेकिन मुझे क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना मिल गया 84। जिस भुजा पर मुझे शीर्ष लंब चाहिए उसको आधार बोलूंगा और ऊंचाई का कैलकुलेशन करूंगा। अगर यहां आधार 14 लिखा तो ये ऊंचाई क्या बताएगा, उस आधार पर सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब। निकाल दो कितना आएगा, 2 से काटो कितने बार 7 बार। तो एच का वैल्यू कितना 84/7 कितना आ जाएगा 12। किसमें आएगा, लेंथ है, मीटर में आएगा। समझ आ रहा है। विषम बाहु में ऐसा ही प्रश्न बनेगा, देखो क्या होता है। हर्ष बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बनेगा भाई यहां तक। देखो आयुषी क्या डाउट है इसमें बताओ भाई, इसमें क्या डाउट था यार, पूरा कहानी तो समझा ही दिया था। क्षेत्रफल आपसे पूछा क्या है, 14 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। तो 14 मीटर वाली भुजा पर ये शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो 14 मीटर वाली भुजा पर शीर्ष लंब, इसका लंबाई पूछा है। अब इसका लंबाई आप व्यवहारिक तरीका, मतलब कि इधर पे पाइथागोरस लगा दो सर और निकाल लो ये ऊंचाई कितना है, नहीं बता पाओगे। इधर पे पाइथागोरस लगा दो सर और निकाल लो ये ऊंचाई कितना है, नहीं बता पाओगे। समस्या क्या है, क्योंकि ये लंब कहां गिरेगा मुझे पता ही नहीं है। पूरा 14 है, ये पोर्शन कितना होगा नहीं पता, ये पोर्शन कितना होगा नहीं पता। तो इस त्रिभुज में अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो 2 डेटा अननोन है, ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाऊंगा तो भी 2 डेटा अननोन है। मतलब मैं पाइथागोरस लगा करके इस ऊंचाई को फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने तरीका क्या बताया, पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल यही फॉर्मूला देगा आपको, और किसी फॉर्मूले से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा 21, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हो गया 8, ये 7, ये 6। तोड़ दिया 21 को 3 गुणा 7 में, 8 को तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 में, 6 को तोड़ा 2 गुणा 3 में। 3 का एक ठो पेयर बाहर आ गया, 7 का एक ठो पेयर बाहर आ गया, 2 का एक पेयर, फिर से 2 का एक पेयर। क्षेत्रफल कितना हो गया 84। अब मैंने बोला क्षेत्रफल का ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। क्षेत्रफल के प्लेस पे कितना रखो 84, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल ही होगा, किसी से भी निकालो आप। क्षेत्रफल कितना 84। अब जिस भुजा पर शीर्ष लंब का लंबाई निकालने बोला उसको क्या ले लो, आधार। कौन सी भुजा पर शीर्ष लंब का लंबाई निकालने बोला, 14 मीटर वाली भुजा पर। तो 14 मीटर वाली भुजा पर शीर्ष लंब का लंबाई निकालने बोला तो 14 मीटर को क्या ले लो, आधार, और उस पर ऊंचाई का कैलकुलेशन कर लो। आधार अगर 14 है तो ये ऊंचाई क्या बता रहा है, समझाया था। यहां पर आधार जिसको लिखोगे ना
उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? ऊंचाई। तो आधार अगर 14 लिखा तो ये ऊंचाई क्या बताएगा? उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, जो मुझे चाहिए था h। 2 से काटा 7 बार, 7 से काटा 12 बार, बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? और भी बातचीत करेंगे अगले क्लास में। इसके अलावा एक पूछता है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा शीर्ष लंब, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन सी भुजा पर बनेगा? 3 शीर्ष लंब होंगे, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन सी भुजा पर डलेगा? सबसे छोटी भुजा पर। समझ आ रहा है? आप ऐसे लॉजिक लगा लो, देखो तो एक बार, जैसे बोला त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्ष लंब बताओ, तो आप तीनों शीर्ष लंब निकालने बैठ गए हो, समय लगेगा। तीनों शीर्ष लंब निकालोगे, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, समय लगेगा। आप क्या करना, लॉजिक लगाओ। देखो क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल में किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का, और ये वाले डेटा से क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे ना। क्षेत्रफल में 2 का मल्टीप्लाई करके ये वाले डेटा से क्या करोगे? डिवाइड। 84 गुणा 2/14, यही तो लिखोगे h। अब ये डेटा जितना छोटा रहेगा, ये डेटा उतना ही बड़ा आएगा। सोच पा रहे हैं लॉजिक? एक लॉजिक तो ये है कि ये डेटा जितना छोटा रहेगा, ये ओवरऑल डेटा उतना ही बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ा शीर्ष लंब सबसे छोटी भुजा पर बनेगा, सबसे छोटी भुजा पर। समझ आ रहा है? और सबसे छोटा शीर्ष लंब, सबसे छोटा शीर्ष लंब सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा शीर्ष लंब बनेगा सबसे छोटी भुजा पर। एक बार ध्यान दो, यहां पर नोट करना बाद में। देखो ये तो ड्रॉ करोगे दिख जाएगा भाई, ड्रॉ करो, एक जनरल एक रैंडम सा विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये देखो विषम बाहु त्रिभुज बनाया, सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है। और सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है। ये देखो सबसे बड़ी वाली भुजा पर शीर्ष लंब, ये देखो ये है, कितना छोटा सा दिख रहा है। और सबसे छोटी वाली भुजा पर शीर्ष लंब, ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है। दिख जाएगा आपको, प्रैक्टिकली दिख जाएगा। सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब देखो कितना छोटा सा है, जबकि सबसे छोटी वाली भुजा पर शीर्ष लंब देखो कितना बड़ा है। तो अगर बोलेगा त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्ष लंब बताओ, मतलब सबसे छोटी वाली भुजा पर वो लंब पूछ रहा है। समझ आ रहा है? त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्ष लंब बोला, मतलब वो त्रिभुज की सबसे छोटी वाली भुजा पर आपको लंब डालने बोल रहा है। अगर त्रिभुज का सबसे छोटा शीर्ष लंब बोला, मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब डालने बोल रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? बनेगा, इसको नोट कर लेंगे, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है। तीनों शीर्ष लंब निकालने मत बैठ जाना भाई, आपको पता होना चाहिए। और यहां से भी लॉजिक लगा लेना, 84 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, अब ये डेटा जितना छोटा होगा, ओवरऑल डेटा उतना ही बड़ा आएगा। तो सबसे छोटी भुजा पर बना शीर्ष लंब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी भुजा पर बना शीर्ष लंब सबसे छोटा। बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग बना के ही जाएंगे इस क्वेश्चन को, टेट में पूछा गया था। बाकी समकोण त्रिभुज पढ़ाने के बाद पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि त्रिभुज विषम बाहु है कि समकोण, काम और आसान होगा उससे। लेकिन आप लोग अभी मत करना वो सब, आप लोग सीधे क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालना, उसके बाद क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा करके आप शीर्ष लंब बता देना। जिस पर भी बोलेगा शीर्ष लंब निकालो, वो क्या बनेगा? आधार। देखो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। विपरीत शीर्ष से
13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। बन जाएगा। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज पढ़ाने के बाद और आसान हो जाता काम, लेकिन अभी नहीं पढ़ाया हूं। इसी को देखना, समकोण त्रिभुज से कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल कर लो। जो तरीका बताया हूं उस तरीके से बनाओ। त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है, 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, इसको निकाल लेना भाई, उसके बाद ही जाना। दोपहर में सेल्स का काम, रात में कोई और जॉब होगा। समय निकालो यार पढ़ने का भी। देखो 60/13 आ रहा है। विषम बाहु त्रिभुज हो गया था ना। लिखिए अगला, समबाहु त्रिभुज लिखिए। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े थे आप, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी और समकोण नहीं होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा, √s, s-a, s-b, s-c। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई को यूज नहीं कर पाओगे। इसके पीछे का कारण आपने समझा था कि आधार तो आप किसी भी भुजा को ले सकते हो, उस पर जो लंब डलेगा सामने वाले शीर्ष से वही कहलाएगा ऊंचाई। लेकिन इस ऊंचाई को सीधे सीधे पाइथागोरस लगा के फाइंड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए पहले आप क्षेत्रफल कहां से निकाल रहे थे, √s, s-a, s-b, s-c से, वहां से क्षेत्रफल निकल के आएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाएगा, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। सम का मतलब हो जाएगा समान और बाहु मतलब हो जाएगा भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी। एक और पॉइंट इसमें यह आता है कि तीनों कोण इसमें 60-60 डिग्री के होंगे ना, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण जो तीनों कोण होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। तीनों कोण जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो तीनों कोण होंगे 60 डिग्री के, याद रखिएगा। तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी और तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो समबाहु, सम मतलब हो जाएगा समान और बाहु मतलब हो जाएगा भुजा, तो समान लंबाई की होंगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी और तीनों भुजाएं समान लंबाई की होने के कारण तीनों कोण इसके 60 डिग्री के होंगे। त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए एक, इसके फॉर्मूले देखेंगे क्या फॉर्मूले आएंगे इसके। ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये देखिए समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको भी ए नाम दे रहा हूं और इसको भी ए नाम दे रहा हूं। तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसलिए तीनों को ए नाम दे रहा हूं मैं। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दिए थे, ए बी सी, जबकि यहां पर तीनों भुजाओं को एक ही नाम देंगे। तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो तीनों भुजाओं को आप ए नाम दे रहे हैं। तो ये ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर बात करते हैं। परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 3a हो जाएगा। a प्लस a प्लस a यानी कि 3a हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का ये वाला फॉर्मूला देखते हैं अपन। इससे
क्या डेरिवेशन निकल के आता है, रूट ओवर एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे डेरिवेशन करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकलेगा। वैसे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला डेरिवेशन कर सकते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी क्या है, ए है। तो अपन और छोटा फॉर्मूला इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने विषमबाहु त्रिभुज में यूज किया था, इसी से क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला अपन डेरिवेशन करेंगे, वही आपको याद रखना है। तो यहीं से एक फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे एस का। तो एस का वैल्यू क्या होगा, देखो अर्ध परिमाप। एस क्या था, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस ए, यानी कि 3a, इसका आधा मतलब 3a/2 निकलेगा एस इस प्रकार से। अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना, 3a, और उसका आधा कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा ना ये। चलो वैल्यू पुट करो, एस का कितना, 3a/2। तो एस का वैल्यू 3a/2 माइनस ए। एस का वैल्यू 3a/2 माइनस ए ही तो होगा ना, क्योंकि बी भी क्या है, ए, और सी भी क्या है, ए है। ऐसा लिखोगे आप। एस का वैल्यू 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां पर क्या आएगा देखिए। तो ये हो गया 3a/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, देखो तो 3a माइनस 2 का a में मल्टीप्लाई होगा 2a। तो 3a में से 2a माइनस होगा, क्या बचेगा, a/2। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a/2। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a/2 होगा। ऐसा वापस से देख लीजिए क्या किए हैं। 3a/2 एज इट इज है, यहां पर 3a माइनस 2 का a में मल्टीप्लाई किए 2a। तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a नीचे में 2। सेम वैसे ही यहां पर a/2, सेम वैसे ही यहां पर a/2 होगा। ऐसा इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बना बना के बाहर निकालेंगे। तो पेयर बनाते हैं। तो ये देखिए a/2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। पेयर बाहर आता है तो a/2 का एक पेयर बाहर आया। a/2 और a/2 का एक और पेयर बाहर आ गया, और अंदर में कितना बचा, ये बचेगा। कैलकुलेशन करते हैं, क्या बचेगा, देखो रेट √3 डिवाइड बाई कितना, 4, 2 दूनी कितना 4। तो √3/4 इंटू कितना, a²। ऐसा फॉर्मूला बचपन से आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का पढ़ते आ रहे हैं, √3/4 इंटू a²। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। देख लीजिए वापस से एक बार, नोट भी करते चलिए साथ साथ में। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने क्या पढ़ा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी। चूंकि तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसीलिए तीनों कोण समान हो जाते हैं। अब तीनों कोण समान होंगे तो 60-60 डिग्री के ही होंगे। अगर तीनों कोण किसी त्रिभुज के समान बोल रहा हूं मतलब 60-60 डिग्री के होंगे। तो आपने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण भी समान होंगे। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपने कल देखा था। क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये आपने कल देखा था, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस होता है अर्ध परिमाप। ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं थी, तो एस अर्ध परिमाप ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं। अब यहां से वैल्यूज पुट करके अपन एक छोटा सा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो s होता है अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस a यानी कि 3a, उसका आधा यानी कितना, 3a/2। तो अर्ध परिमाप s का वैल्यू हो गया 3a/2। ये s 3a/2 माइनस a, ये s 3a/2 माइनस a, ये s 3a/2 माइनस a। a भी यहां पर a है, b भी a है, और c भी क्या है, a। तीनों ही भुजाएं a और a हैं। अब 3a/2 माइनस a कितना हो जाएगा, a/2। ये भी सेम वैसे ही a/2, और ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा a/2। वर्गमूल के चिन्ह से पेयर बाहर आता है, जोड़ा। तो a/2 और a/2 का एक जोड़ा बाहर आ गया। जोड़ा बाहर आता है तो a/2 का एक जोड़ा बाहर आया, a/2 का एक जोड़ा बाहर आया। बचा कितना, वर्गमूल 3 बचेगा। समझ आ रहा है।
कितना हो जाएगा ये देखो, √3 नीचे कितना आएगा 4, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना है क्षेत्रफल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समझ आ रहा है कैसे आया है, नोट कर लीजिए, बनेगा। ये फॉर्मूला कल देखे थे विषम बाहु में, तो ए बी सी तीनों अलग अलग ही रहते हैं, तो वहां पर तो आप यही फॉर्मूला एज इट इज याद रखे थे, लेकिन यहां पर ए बी सी तीनों ही क्या है, समान है, इसलिए एक नया फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप यहां से भी चल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप यहां से भी पूरा वैल्यूज रखकर आंसर निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, आपको ये याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी है याद रखना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी कभी दे देगा आपको, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का डेटा रखेंगे, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल ये होता है, तो वहां से क्या निकलेगा, भुजा निकलेगा। इसीलिए फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आपको। यहां से स्टार्ट करने वाला बात छोड़ दो, आपको ये फॉर्मूला याद करना भी है, केवल ऐसा बस ध्यान होने से काम नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। बन जाएगा, कहां से आया है। चलो अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं एक और, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक ये भी तो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, इसका यूज यहां पे कर सकते हैं क्या, देखते हैं, कर सकते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लिखिए इसको। विषम बाहु त्रिभुज में समस्या क्या आ रही थी, याद है, आधार आप किसी को भी मान सकते हो बोला था, उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से लंब डालो, वही लंब क्या कहलाएगा, ऊंचाई। वो लंब अपन फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लंब कहां गिरेगा मुझे पता ही नहीं था, लेकिन समबाहु त्रिभुज में वो समस्या खत्म होगी, क्योंकि आधार किसी को भी मानो, तीनों सेम है, तीनों तो सेम ही है, किसी को भी आधार मानो, और उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से जो लंब डालोगे ना, वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पे गिरेगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वही क्या है, माध्यिका है। देखते हैं, चलिए बनाइए, ड्रॉ करिए। देखिए वहां पर जो समस्या आ रही थी वो समस्या यहां पर नहीं आएगी। एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर लिया। आपको मैंने बोला था कि आधार आप किसी भी भुजा को मान सकते हैं, आधार आप किसी भी भुजा को मान सकते हैं, और जिस भुजा को आधार माने हैं उस पे सामने वाले शीर्ष से लंब डालो, वही लंब क्या कहलाएगा, ऊंचाई, ये बताया था। चलो मैं मान लेता हूं ए, ये वाली भुजा क्या है, आधार है, किसी को भी मानो, सब तो सेम ही है, तो मैं मान लिया आधार किसको, ये देखिए इसको मैं आधार मान रहा हूं, किसी को भी मानो, तीनों ए ही है, इसको मैं आधार माना, ये देखिए सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला लंब, ये लंब, ये ऊंचाई मुझे फाइंड करना है। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, सामने वाले शीर्ष से आप भुजा पे जो लंब डालोगे वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पे गिरेगा। समझ आ रहा है, सामने वाले शीर्ष से आप लंब डालोगे वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पर गिरेगा। मतलब यहां पर होता क्या है, जो माध्यिका है वही क्या हो जाता है, शीर्ष लंब, या जो शीर्ष लंब है वही क्या हो जाता है, माध्यिका। ये सबसे खास बात है। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका है, देखो माध्यिका की परिभाषा क्या पढ़े थे, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। शीर्ष लंब क्या पढ़े थे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो यहां पर मैं शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला तो वो लंब कहां गिरा, मिडिल पॉइंट पे। इसका मतलब ये शीर्ष लंब है और यही क्या है, माध्यिका है। विषम बाहु त्रिभुज में समस्या क्या आ रहा था, ये देखो विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा कुछ हो रहा था, ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। आधार जब मैं ए को मान रहा था तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे ऐसा लंब डाल रहा था, ये लंब कहां गिरेगा मुझे पता ही नहीं था।
ये समस्या हो रही थी कि लंब कहां गिर रहा था मुझे पता ही नहीं था, तो अगर मैं आधार इसको मान रहा था तो ये ऊंचाई में फाइंड ही नहीं कर पा रहा था, और ये फॉर्मूले से क्षेत्रफल वहां पर निकल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि समस्या यही आ रही थी कि आधार अगर मैं ए को लिया तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ये ऊंचाई हो जाएगा। अब इस ऊंचाई को मैं फाइंड करने बैठ रहा था तो ये ऊंचाई फाइंड ही नहीं हो पा रही थी, वहां पर समस्या ये आ रही थी। लेकिन यहां पर उस समस्या का समाधान क्यों हो गया, क्योंकि सामने वाले शीर्ष से जो आपने लंब डाला आधार पे, वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पे गिरेगा। मतलब ये पूरा क्या है ए, तो ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा a/2 और ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा a/2। इसका मतलब मैं इस h को फाइंड कर सकता हूं पाइथागोरस लगा करके। समझ आ रहा है कैसे फाइंड होगा? देखो इस h को मैं फाइंड कर लूंगा, कैसे फाइंड कर लूंगा ये देखिए, ये बन गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ाया था कल। एक कोण 90 डिग्री का होगा मतलब समकोण त्रिभुज। या तो इधर वाला उठा लो या तो आप इधर वाला उठा लो, दोनों ही क्या है, सेम है। तो आप इधर वाले को उठा लिए, ये कितना है h, ये कितना है a और ये कितना है a/2। h का वैल्यू a के टर्म में अपन फाइंड करते हैं, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा। चलो पाइथागोरस लगाते हैं, इसमें समकोण है मतलब पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण कौन बनेगा, ए बनेगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये देखो होगा ऐसा। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4। अब a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहां से h का वैल्यू क्या निकला, वर्गमूल 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, वर्ग हटा तो वर्गमूल डल गया। अब a स्क्वायर बाहर आके क्या बन गया a, 4 का वर्गमूल कितना 2, बचा कितना √3। तो h का फॉर्मूला क्या निकल के आया, √3/2 इंटू a। h का फॉर्मूला निकल के आया √3/2 इंटू a। इसी h को क्या बोलेंगे अपन, माध्यिका शीर्षलंब ऊंचाई, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। यही क्या है माध्यिका, यही क्या है शीर्षलंब और यही क्या है ऊंचाई। तो h क्या है, माध्यिका बोलो h को, या शीर्षलंब बोलो या ऊंचाई बोलो, सब है h। वापस से समझा रहा हूं, ये बहुत काम का है भाई। ये जो आप समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज बहुत ही काम का है। समबाहु त्रिभुज से प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं आपके सामने, वापस से देख लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज में जो समस्या हो रही थी आपने कल पढ़ा था, ये था विषम बाहु त्रिभुज, ये A, ये B और ये C, ये विषम बाहु त्रिभुज था। आपने विषम बाहु त्रिभुज को पढ़ा था, विषम बाहु त्रिभुज को आपने क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी। अब इसका क्षेत्रफल के लिए आपने ये फॉर्मूला तो यूज कर लिया था, आपने पढ़ा कि सर ये फॉर्मूला तो क्षेत्रफल का अपन यूज कर ही लेंगे, यहां से क्षेत्रफल निकल जाएगा, ABC पता होगा, क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जब मैं क्षेत्रफल के लिए यूज करने बैठा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जब मैं ये फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए यूज करने बैठा तो समस्या ये हुआ कि सर अगर मैं आधार A को लूंगा, आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हैं, कल समझाया था, ऐसा नहीं कि बचपन से दिमाग में बैठा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही आधार होता है। आधार आप किसी भी भुजा को लीजिए, इस भुजा को ले लो आधार, या फिर इस भुजा को ले लो, या फिर इस भुजा को ले लो, किसी भी भुजा को आप आधार ले सकते हो। तो आधार अगर आप A को लेते हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब। तो अगर मैं आधार A को लेता था तो ये ऊंचाई बनता, और ये ऊंचाई मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि ये लंब कहां गिरा है मुझे पता ही नहीं है। मतलब ये A है तो इतना सेक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, इतना सेक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता था। इसका मतलब मैं इस H को फाइंड ही नहीं कर पा रहा था। अगर आप आधार इसको लेंगे तो भी वही समस्या आएगी, ये शीर्ष से उस आधार पे लंब डालो। अब ये लंब, ये H मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहां पे गिरा है मुझे पता ही नहीं है। पूरा अगर B है तो ये कितना होगा नहीं पता, ये कितना होगा नहीं पता। पाइथागोरस लगा के भी फायदा नहीं है, क्योंकि दो अननोन डेटा यहां पर आ रहा था। तो आपने कल पढ़ा कि विषम बाहु त्रिभुज में ये वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल आप निकाल ही नहीं सकते। कहने का मतलब यहां माध्यिका वगैरह की बात ही नहीं होगी, क्योंकि आप उसको फाइंड ही नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी आपने समझा था कि अगर आपसे शीर्ष लंब पूछेगा तो क्या करते हैं, यहां से पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, उसके बाद क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। क्षेत्रफल मिल चुका है, जिस भुजा पर शीर्ष लंब बोलेगा उसको क्या लेंगे, आधार, और उस पर ऊंचाई का कैलकुलेशन करेंगे, वही क्या बनेगा, शीर्ष लंब। याद होगा 2 प्रश्न कराया था, एक अभी टेट का पूछा गया प्रश्न था उसमें। लेकिन यहां पर उस समस्या का समाधान हो गया। समस्या क्या थी कि शीर्ष से आप उस आधार पे जो लंब डालोगे, वो लंब कहां गिर रहा था मुझे इसमें नहीं पता था, लेकिन समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होने के कारण आप शीर्ष से जब उस आधार पे लंब डालोगे तो वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पे गिरेगा। मतलब ये पूरा अगर ए है तो उसका आधा हो जाएगा a/2, आधा हो जाएगा a/2। इसका मतलब मैं इस ऊंचाई को, इस शीर्ष लंब को, इस माध्यिका को फाइंड कर सकता हूं। अब इसी को शीर्ष लंब नाम दिया और इसी को नाम क्या दिया, माध्यिका, या इसी को नाम क्या दिया, ऊंचाई, क्योंकि तीनों आधार क्या है, सेम। तो तीनों शीर्ष लंब या तीनों माध्यिकाएं या तीनों ऊंचाई क्या आएंगी, सेम ही तो आएंगी। तीनों आधार ए और ए है, तो तीनों शीर्ष लंब बोलो या तीनों माध्यिकाएं बोलो या तीनों ऊंचाई बोलो, सेम ही आएगी। तो H को मैं क्या नाम दूंगा, माध्यिका, शीर्ष लंब, ऊंचाई, कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो शीर्ष से जो लंब डाला वो मिडिल पॉइंट पे गिरा, अब लंब है मतलब शीर्ष लंब है, ये मिडिल पॉइंट पे गिरा, इसीलिए क्या है, ये माध्यिका है। और आधार अगर ए को बोला तो यही क्या है, ऊंचाई है। इस ऊंचाई को मैं फाइंड कर सकता हूं, कैसे करूंगा, ये देखिए, मिडिल पॉइंट पे गिरने के कारण ये पूरा ए है तो उसका आधा a/2, आधा a/2। अब एक साइड के ट्रायंगल को उठा लीजिए, दोनों साइड सेम ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड का ट्रायंगल उठा लीजिए, उठा लिया मैंने। ये H है, ये A है और ये a/2 है। H मुझे निकालना है A के टर्म में, पाइथागोरस लगा दीजिए, कल समझाया था। समकोण त्रिभुज में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया a का वर्ग बटा 4। a का वर्ग बटा 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाया तो माइनस में हो गया, ये 4a² में से a² माइनस किया, क्या आ जाएगा, 3a² अपॉन 4। वर्ग हटा तो वर्गमूल डला, 4 का वर्गमूल 2, a² बाहर आ गया, a बनकर बचा कितना, √3। तो फॉर्मूला क्या आया h का, √3/2 इंटू a। समझ आया फॉर्मूला कहां से बना है। अब देखो ये वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, आपको वही फिर से मिल जाएगा जो यहां पर मिला था। ये देखना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार किसको लिया, a, ऊंचाई h, वो h का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, रख दो यहां पे, क्या फाइंड किया है, √3/2 इंटू a। ये देखो h का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। किसी को भी आधार लो, तीनों तो सेम ही है, तो h तीनों के केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो h का वैल्यू मैंने पुट किया √3/2 इंटू a, क्या मिला देखो, तो √3/4 इंटू a²। वही फॉर्मूला मिल रहा है, ये देखो। मतलब ये फॉर्मूला भी समबाहु में लगेगा क्षेत्रफल के लिए और ये फॉर्मूला भी समबाहु में लगेगा क्षेत्रफल के लिए, और दोनों से डेरिवेशन क्या निकल के आ रहा है, क्षेत्रफल का डेरिवेशन निकल के आ रहा है √3/4 इंटू a²। समझ आ रहा है, दोनों ही फॉर्मूले यहां पर वैलिड हैं, दोनों से आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला डेराइव करके देखे, √3/4 इंटू a²। समझ आ रहा है, तो यहां पर क्षेत्रफल के दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं, दोनों से आपने क्षेत्रफल का डेरिवेशन क्या किया, √3/4 इंटू a²। तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये पूरे अभी तक के ये जो स्लाइड लिखा हुआ है इसका सार क्या है, आपको 2 फॉर्मूले यहां पर याद रखने हैं। एक फॉर्मूला किसका, क्षेत्रफल का, और एक फॉर्मूला किसका, माध्यिका, शीर्ष लंब या ऊंचाई का। नोट कर लिए यहां तक, समझ आ रहा है क्या हुआ है। कुछ नहीं पता, बेसिक से स्टार्ट करना तो भी प्रश्न को डील कर लेंगे। अगर कुछ नहीं पता है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना, तो भी प्रश्न आपसे बन जाएगा, एकदम बेसिक से पकड़ना प्रश्न को। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो एक फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको याद रखना है, √3/4 इंटू a², और एक फॉर्मूला माध्यिका का या शीर्ष लंब बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू a।
यहीं से याद रखना, देखो ये 2 हटेगा और इस 4 का आधा हो जाएगा, या इस 2 से इस 4 को भाग दे देना, कितने बार जाएगा? 2 बार। ऐसा जनरली भाग वाग होगा नहीं भाई, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये 2 फॉर्मूले ही याद करने हैं आपको। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये 2 से 4 को भाग दिया तो √3/2 इंटू क्या बन गया? ए। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ये माध्यिका शीर्ष लंब या ऊंचाई का फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 2 फॉर्मूले। जैसे मान लो अगर मैं आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया, मान लो मैं आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया, समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको दे दिया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 3 या 2√3, समबाहु त्रिभुज का भुजा मैं आपको दे दिया कितना? 2√3। समबाहु त्रिभुज का भुजा मैं आपको दे दिया 2√3 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछ लिया इसका माध्यिका कितना होगा, बताओ। माध्यिका का लंबाई जल्दी से बता दो। आएगा सिंपल सा, ये तो फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा मैं दिया हूं 2√3 सेंटीमीटर और पूछ रहा हूं उसका माध्यिका बताओ, तो इसका माध्यिका का लंबाई बता दोगे ना। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हूं मैं, भुजा, और पूछ रहा हूं माध्यिका, निकल पाएगा? अरे निकल पाएगा ना यार। लिख रहे हो कॉपी में कि नहीं लिख रहे हो? अभी चेक करूंगा कॉपी की बच्चे की, ध्यान रखिएगा। समझ में मुझे सब आ जाता है, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, इसका ध्यान कितना है। आपको कुछ और लग रहा होगा, मेरे को सब कुछ पता रहता है भाई। अभी बोलोगे तो बता दूंगा कौन पूरा लिखा है, कौन आधा लिखा है, कौन कुछ नहीं लिखा है। फालतू में बेइज्जत ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मुंह बन जाता है आप लोग का। लिख लिया करो भाई, ऐसा देखते हो मेरे शकल को कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार। लिखते रहा करो साथ साथ यार। समबाहु त्रिभुज का भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका माध्यिका बता दोगे। कैसे बताओगे? माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो माध्यिका का फॉर्मूला आपको याद होगा, √3/2 इंटू ए। ए का वैल्यू कितना है? 2√3। ये है ए का वैल्यू 2√3, तो ए का वैल्यू पुट कर दिया मैं 2√3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, माध्यिका पूछा था, माध्यिका का फॉर्मूला लगा के भुजा निकाल दिया, मतलब माध्यिका का फॉर्मूला लगा के माध्यिका निकाल दिया, बन जाएगा। मान लो फॉर्मूला नहीं पता होता तो भी प्रश्न को डील कर लेते, बेसिक से चलना पड़ता फिर आपको। मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हूं तो समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते ऐसा, ये देखो समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हूं? 2√3। ये देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हूं 2√3। आपको पता है कि शीर्ष से जो लंब डालूंगा वो लंब कहां गिरेगा? मिडिल पॉइंट पे, मतलब यही शीर्ष लंब और यही माध्यिका, यही मुझे चाहिए। प्रश्न में यही तो पूछा था। ये देखो भुजा दिया है और पूछ क्या रहा है? माध्यिका, ये मुझे चाहिए। अब मुझे फॉर्मूला नहीं पता था तो मैं क्या करूंगा? मुझे प्रॉपर्टी पता है कि शीर्ष से जो लंब डाला वो शीर्ष लंब कहलाएगा, और यही शीर्ष लंब क्या है? माध्यिका, मतलब ये एच मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये पता है कि मिडिल पॉइंट पे गिरेगा, तो ये पूरा कितना है? 2√3, उसका आधा कितना हो जाएगा? √3, आधा कितना? √3। उठा लिया ट्राइंगल को, ये देखिए एक साइड के ट्राइंगल को उठा लिया, ये कितना है? √3। ये कितना है? h, और ये कितना है? पाइथागोरस लगा दीजिए। कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब क्या? 2√3। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 12 होगा। 2 का वर्ग कितना? 4, 4 तिया कितना? 12, और √3 का वर्ग कितना होगा? तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? h स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो h बराबर वर्गमूल 9, यानी कितना? 3। ये देखो समझ आ रहा है? जहां से आपने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है वहीं से आपने वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अगर कुछ नहीं पता, इसीलिए डेरिवेशन को बार बार बता रहा हूं, समझा रहा हूं। प्रॉपर्टीज अगर याद रहेंगी तो भी प्रश्न बना ही लोगे आप अगर डेरिवेशन को समझ रहे हो तो वहीं से अपना डेटा को पुट करके जो पूछा है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूं,
इसीलिए डेरिवेशन को समझा रहा हूं भाई, केवल फॉर्मूला ही लिखवाना होता, इतना समय काहे के लिए व्यर्थ करता, सीधे ये 2 फॉर्मूला लिखवा देता आपको। तो डेरिवेशन को समझाने के पीछे का यही उद्देश्य था कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो भी प्रॉपर्टीज पता है। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हूं 2√3, तो भुजा 2√3 दिया हूं, तो यहां 2√3 लिखिए, यहां 2√3 लिखिए, यहां 2√3 लिखिए। भुजा दिया है तो भुजा में लिख दीजिए। अब आपको माध्यिका पूछा है तो आपको पता है शीर्ष से लंब डालो, यही कहलाएगा शीर्ष लंब, यही कहलाएगा माध्यिका। यही मुझे चाहिए, ये माध्यिका मुझे चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, तो आपको पता है ये मिडिल पॉइंट पे गिरेगा, शीर्ष लंब ही माध्यिका है। तो ये वाले ट्राइंगल को उठाया, ये वाले ट्राइंगल को मैं उठा करके साइड किया, देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये h और ये √3। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 2√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखिए, 2√3 गुणा 2√3, 2 दूनी कितना 4, 4 तिया कितना 12, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 बन जाएगा। 12 में 3 माइनस करेंगे 9, h स्क्वायर 9, तो h कितना आया 3 बन जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्षेत्रफल का बाकी फॉर्मूला याद रखिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और माध्यिका का फॉर्मूला या शीर्ष लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, √3/2 इंटू ए बन जाएगा। ये 2 फॉर्मूला देख लो भाई, कुछ डाउट है तो बताओ। अगला लिखो समकोण त्रिभुज, फिर बनेगा। प्रश्न यहां से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये पूरा समबाहु त्रिभुज हो गया है। समबाहु त्रिभुज वहां पर भी काम आएगा जब ऐसे सिक्के 3 रखे रहेंगे एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए, उनके बीच जो क्षेत्र बचेगा वो क्षेत्र कितना होगा, तो वहां पर भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। 3 भुजाएं बराबर अगर हैं तो कंफर्म है वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। अगर 3 भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, तीनों भुजाएं बराबर वाली। मेन प्रॉपर्टी क्या है कि आप शीर्ष से आधार पे जो लंब डालेंगे वो लंब कहां गिरेगा, मिडिल पॉइंट पर गिरेगा। तो जो शीर्ष लंब है वही माध्यिका है, मतलब वो कहां गिरा, मिडिल पॉइंट पे, तो आधा a/2 आधा a/2। तो जो समस्या आ रही थी कि विषमबाहु त्रिभुज में वो h को फाइंड नहीं कर पा रहे थे अपन, वहां पे कहां पे h का फॉर्मूला लिखे, कहीं पे फॉर्मूला बना ही नहीं h का, वहां पे h का फॉर्मूला कहां बना, क्योंकि पहली बात तो आधार तीनों क्या है वहां पे अलग अलग, तो अलग अलग आधार के लिए ऊंचाई भी क्या आएगा अलग अलग, और उस ऊंचाई का फॉर्मूला डिराइव कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि कहां गिरेगा आपको पता ही नहीं है। वो बस निकालना जान गए थे आप कि किसी भी भुजा को आधार लेकर के उस पर शीर्ष लंब निकालने बोला तो मैं निकाल सकता हूं। क्षेत्रफल पहले निकालूंगा √s वाले फॉर्मूले से, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा करके क्षेत्रफल मुझे पता है, जिस भुजा पर शीर्ष लंब बोला उसको क्या लूंगा आधार, और उसी पर ऊंचाई निकालूंगा, वही कहलाएगा शीर्ष लंब। जो नहीं आए थे वो ऐसे देखोगे तो देखते रहो भाई जो नहीं देखे हो वीडियो वो मुझे देखो आज जो वीडियो को नहीं देखे हो। कल कम इस बैच वाले को छोड़ दीजिए, जो एक बैच नीचे पढ़ रहे थे उनको छोड़कर कौन कौन नहीं आए थे कल मुझे बताइए। बस इतने ही लोग नहीं आए थे, आप ही नहीं आए थे। रिकॉर्डिंग देखियो यार, उधर देखियो रिकॉर्डिंग, पक्का ना, पूछ सकता हूँ कुछ तो बता दोगे। इधर आप देखियो रिकॉर्डिंग को पूरा देखे हो, इधर आए थे आप लोग सब, जो आए थे उनको तो याद ही होगा ना यार कि हम ही को याद नहीं है क्या पढ़ाए थे। आप लोग देख लिए पूरा रिकॉर्डिंग यार, रिकॉर्डिंग वगैरह देख के आना भाई, अगर नहीं आए हो तो कम से कम इतना सामने वालों पे कृपा करिए आप लोग जो पढ़ाने आ रहे हैं आप लोग को। समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल लिखिए। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा।
सामान्यतः देखा जाए तो यहां पर भी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या मिलेगी आपको, अलग अलग ही मिलेगी। सामान्यतः लिख लो, तीनों भुजाओं की लंबाई आपको यहां पर भी अलग अलग मिलेगी, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी। सामान्यतः ये होगा ही, लेकिन आप परिभाषा के तौर पे समकोण त्रिभुज को याद रखोगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। लेकिन आपको तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग मिलेगी सामान्यतः समकोण त्रिभुज में भी, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। उस त्रिभुज को आप विषम बाहु बोल देते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। यहां पर भी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, बस यहां पर एक खास बात है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, ऐसा कुछ बनता है। ये देखिए, समकोण त्रिभुज का स्टैंडर्ड अगर डायग्राम देखेंगे तो ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है ये। तो इस त्रिभुज को आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये भुजा को मान लो ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। अब यहां पर पहली बात पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये समझाया था कल भी। तो समकोण त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, सिद्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और याद होगा आप लोग को समझाया था, पाइथागोरस का कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। या फिर आपने समझा था जिसमें 90 डिग्री टच ही ना हो, जिसमें 90 डिग्री टच ना हो, जिसमें 90 डिग्री टच ना हो, उसी को आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो 90 डिग्री आपको पता ही रहेगा, तभी तो आप समकोण बोल पाएंगे त्रिभुज को। 90 डिग्री आपको पता ही रहेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण कौन होगा, सी। तो कर्ण का वर्ग, अब लंब और आधार आपका मर्जी है, जिसको लंब बोलना है उसको लंब बोलो, जिसको आधार बोलना है उसको आधार बोलो, क्योंकि बीच में प्लस आएगा। कर्ण को सही सही पहचानना है। अब कर्ण को पहचानने का एक और तरीका समझिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। या फिर एक और तरीका क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। तीनों में सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी कर्ण। तीनों भुजाओं की लंबाई अगर मैं दे दिया, एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई में दे दिया और बोला इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो तीनों में जो सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी, कर्ण होगी। अगर मैं आपको समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दिया, जैसे मैं आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं मैं आपको बताया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं दे दिया मैं आपको। अगर ये तीन भुजाएं मैं आपको दे दिया, अब इसमें आपको बोलना हो कर्ण कौन है, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ही क्या होगी, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या होगी, कर्ण होगी। तो समकोण त्रिभुज में पहली बात पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ध्यान रखिएगा, हर जगह पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब बात आएगी इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूलों की। अब ध्यान से समझना, बुक में क्यों क्या लिखा है आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो क्षेत्रफल का एक ये फॉर्मूला, ये तो लग ही सकता है, ये तो हर जगह पे लगा सकते हैं। आपने विषम बाहु में लगाया, समबाहु में लगाया, समकोण में भी लगा सकते हो। तीन भुजाएं पता है, लगा दो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ए बी सी, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई मुझे पता है तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। अच्छा, दो भुजाओं की लंबाई पता है, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई पता है, तो तीसरी भुजा निकाल लूंगा कहां से, पाइथागोरस से, फिर लगा दूंगा क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला। तो अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दिया तो आप तीसरी भुजा कहां से निकालोगे, पाइथागोरस से, और आप क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाल लोगे। समझ आ रहा है, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला बिल्कुल यहां पर लगाया जा सकता है, लेकिन इससे आसान है दूसरा फॉर्मूला लगाना। यहां पर क्यों आसान है, ध्यान से समझना। क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान से समझेंगे। अब
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसको लगाना ज्यादा आसान है, इसीलिए बुक में इसको लिखता है। क्यों आसान है इसको ध्यान से समझना। ये तो लगा ही सकते हो, तीनों भुजाएं अगर पता है तो इसको तो लगा ही सकते हो, क्षेत्रफल निकालोगे सही ही आएगा। अगर आप इसको नहीं लगा रहे हो, इसको लगा रहे हो, तो क्या फायदा मिलेगा देखना। मैं क्या बोला था, आधार त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले सकते हो और उस पे सामने वाले शीर्ष से लंब डालोगे, वही क्या होगा, ऊंचाई। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है, आधार अगर मैं बी को लिया, समझना, आधार अगर मैं किसको लिया, बी को, तो सामने वाले शीर्ष से उस पर लंब, ये ए स्वयं क्या बन रहा है, उस बी पर लंब बन रहा है। ये फायदा मिल रहा है। विषम बाहु में और समबाहु में आपने देखा था कि आधार अगर मैं इसको लिया था विषम बाहु में, तो ये लंब, ये तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाया था, अलग से एक लंब डालना पड़ा और उस लंब को मैं फाइंड ही नहीं कर पाया। समबाहु में फायदा ये हो गया था कि आधार अगर मैं इसको लिया तो ये लंब अलग से एक डालना पड़ा, इस लंब को मैं निकाल लिया, लेकिन बहुत माथा पच्ची लगा उसके पीछे, कैलकुलेशन लगा। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, ये आधार इसको लिया तो अलग से एक लंब डालना पड़ा उस आधार पे। त्रिभुज की तीन भुजाएं, ये आधार इसको लिया तो ये लंब डालना पड़ा था। लेकिन यहां पर फायदा क्या हो रहा है, एक भुजा अगर आधार है तो दूसरी भुजा उस पर लंब का काम कर रही है। इसका मतलब अगर मैं आधार किसको ले रहा हूं, बी को, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, समझ आ रहा है। अगर आधार में बी को लिया तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब डालो, वही ऊंचाई कहलाएगा। तो आधार अगर मैं बी को लिया तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब डालो, ये देखो, ये तो ऑलरेडी उस आधार पे लंब का काम कर रहा है, ये देखो ना, आधार बी, तो ये सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब का काम कर रहा है। तो आधार अगर बी को लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आधार ए को लेके देखो क्या होता है। तो आधार अगर मैं ए को लिया, तो आधार अगर मैं ए को ले रहा हूं तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डालो लंब, तो ये लंब कौन बन जाएगा, बी। तो ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं पता है मेरे को, मान लो समकोण त्रिभुज की, तो ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा मैं ये लगाऊंगा। समझ आ रहा है। आप आधार इसको भी ले सकते हो, लेकिन समस्या क्या आएगी, आधार इसको लोगे तो सामने वाले शीर्ष से उस पे डाला गया लंब, ये लंब कहां गिरेगा मुझे पता ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाऊंगा। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या रहा है। काहे के लिए फिर उसको आधार लेने बैठोगे, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी करना है आपको। आधार आप इसको लो तो ये बनेगा उस पर लंब, आधार आप इसको लो तो ये बनेगा उस पर लंब, मतलब आधार बी तो ऊंचाई ए, आधार ए तो ऊंचाई। तो त्रिभुज की अगर तीन भुजाएं, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर मेरे को पता है, अगर समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं मेरे को पता है, तो फिर मैं क्षेत्रफल के लिए इस फॉर्मूला की बजाय किसको लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा। ज्यादा आसान रहेगा ये मेरे लिए। कर्ण को छोड़कर बची दो भुजाओं में एक क्या बनेगी, आधार, और एक क्या बनेगी, ऊंचाई। ऐसे भी याद कर सकते हो, कर्ण को छोड़कर बची दो भुजाओं में एक बनेगी आधार, तो एक क्या बनेगी, ऊंचाई। समझना, क्या आपको फायदा मिल रहा है। देखो मान लो एक समकोण त्रिभुज बनाया मैं, ये है मान लो 3 सेंटीमीटर, ये है 4 और ये है 5। मैं पहले ही बता दिया कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल मुझे बताना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां से भी आंसर आ जाएगा, लगा के देखते हैं। चलो एस क्या आएगा जल्दी से बताओ मुझे, 6 आएगा एस। 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना, 6 लिखूंगा ना। अर्ध परिमाप 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। 6 3 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल कितना, क्षेत्रफल मिल गया 6। मैं बोला इससे आसान तरीका है मेरे पास, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाओ। कर्ण को छोड़कर एक भुजा आधार, तो एक क्या बनेगी, ऊंचाई। ये देखो क्षेत्रफल कितना मिला, ये ज्यादा आसान। समझ पा रहे हैं। बुक में आप समकोण त्रिभुज देखोगे ना, तो क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला बार बार यूज होता हुआ दिखाई देगा। कारण ये है कि एक भुजा अगर आधार है तो दूसरी भुजा उस पर लंब है, मतलब आधार ये, तो ये भुजा ऊंचाई। जबकि विषम बाहु में आधार लिए तो लंब डालना पड़ रहा था, वो लंब निकाल ही नहीं पाए थे। समबाहु में आधार लिए तो लंब खींचना पड़ा अलग से, वो लंब निकाले, माथा पच्ची करके निकल गया था, लेकिन खींचना अलग से पड़ा था।
यहां पर खींचना ही नहीं पड़ा आपको। आधार अगर आप इस भुजा को लिए तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब, ये क्या बन गया, ऊंचाई। आधार अगर आप इस भुजा को लिए तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब, ये क्या बन गया, ऊंचाई। देखो ना, आधार ये तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब, ये क्या बन गया, ऊंचाई। आधार ये तो सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे लंब, ये क्या बन गया, ऊंचाई। तो आधार अगर 4 तो ऊंचाई 3, आधार 3 तो ऊंचाई 4। कर्ण को छोड़कर बची दो भुजाएं एक आधार कहलाएगी और एक ऊंचाई। किसी को भी आधार, किसी को भी ऊंचाई बोल सकते हो आप। समझ पा रहे हैं? अब पहले क्या करना, त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे दिया है, पहले पता कर लेना कि वो त्रिभुज समकोण है कि नहीं है। समझ आ रहा है? त्रिभुज की 3 भुजाएं मैं आपको दे दिया, नहीं बताया कि वो कौन सा त्रिभुज है, 3 भुजाएं दे दिया, तो पता कर लो कि वो समकोण है कि नहीं है। अगर समकोण है तो बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। उसको छोड़कर बची दो भुजाओं में एक आधार और एक ऊंचाई। अब कैसे पता करोगे, अगर 3 भुजाएं मैं आपको दे दिया किसी त्रिभुज की, तो कैसे पता करोगे कि वो समकोण है कि नहीं है? पाइथागोरस लगा के देख लेना। पाइथागोरस को अगर संतुष्ट कर रहा है मतलब वो क्या है, समकोण है। जैसे समझना, मान लो मैं बोला एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं मैं आपको दे दिया, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दिया मैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं दे दिया। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। आप बिना सोचे समझे क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला लगा दिए, आपको लगा ये विषम बाहु है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। आपको लगा ये विषम बाहु है, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। 12 आएगा। 10, 8, 18, 6, 24। एस क्या होता है, आधा परिमाप। तो परिमाप का आधा 24/2 कितना होगा, 12। तो एस कितना, 12। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कितना हो जाएगा, देखो ये 12, ये कितना 6, ये 4 और ये 2। तोड़ दीजिए और 12 को तोड़ दीजिए, 2 गुणा 6 में तोड़ दो, 6 को 6 रहन दो, क्योंकि 6 का एक ठो डेटा मिल गया, एक और मिल जाएगा तो पेयर बाहर आ जाएगा। 4 को तोड़ना चाहे तो तोड़ दो, नहीं तोड़ना है तो 4 का वर्गमूल तो 2 ही होता है। देखो 2 का एक पेयर बाहर आएगा, 2 का एक और पेयर बाहर आएगा, 6 का एक पेयर बाहर आएगा, क्या आएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर, यह आएगा क्षेत्रफल। रूट ओवर एस वाले फॉर्मूले से आपने निकाला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। एस कितना, 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। सिंप्लीफाई किए, 12 छंग 72, 72 इंटू 8 करके वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन लेंदी होगा उससे, तो तोड़ दिया करो। और 2 का जोड़ा बाहर निकालना है आपको, तो 12 को तोड़ेंगे 2 इंटू 6 में, इससे फायदा क्या हुआ, एक तो 6 है, एक तो 6 और मिल गया। 4 को तोड़ दीजिए 2 इंटू 2 में, तो 2 का एक पेयर बाहर आ गया, 6 का एक पेयर बाहर आया, 2 का एक और पेयर बाहर आया, तो वर्गमूल कितना आया, 24। अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है इसमें, वो पहले वेरीफाई कर रहा है कि ये समकोण तो नहीं है कहीं। तो समकोण को वेरीफाई कैसे करेगा वो, 6 का वर्ग कितना, 36, 8 का वर्ग कितना और 10 का वर्ग कितना। अगर इन दोनों को जोड़ने पर ये 100 आ रहा है, मतलब ये क्या है, समकोण है, मतलब पाइथागोरस संतुष्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसको वर्ग किया, 36 इसका वर्ग किया, 64 इसका वर्ग किया, 100। 36 और 64 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 100। इसका मतलब ये कंफर्म क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ड्रॉ कर दीजिए समकोण। ड्रॉ करने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे क्षेत्रफल बताओ। 1/2, आधार 8, ऊंचाई कितना 6, कितना आ गया 24। बड़ी भुजा क्या बनेगी, कर्ण। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या बनेगी, कर्ण। बची 2 भुजाओं में एक क्या होगी, आधार, और एक क्या होगी, ऊंचाई। तो देखो काम कितना आसान हो गया, इतना सा काम करना पड़ा आपको। समझ आ रहा है? बड़ी भुजा कर्ण और समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लग जाएगा। बड़ी भुजा कर्ण, बची भुजाओं में एक आधार तो एक उस पर लंब यानी कि ऊंचाई, एक आधार तो एक उस पर लंब यानी कि ऊंचाई। तो 6, 8, 10 वाला ड्रॉ भी करते तो मान लो ये 6 है, ये कितना है 8, ये कितना है 10।
तो आधार अगर 8 तो ऊंचाई 6, आधार 6 तो ऊंचाई क्या 8। तो पहले 3 भुजाएं अगर दी गई हैं तो आप वेरीफाई कर लेना, अगर 3 भुजाएं आपको दी गई हैं, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, तो पहले वेरीफाई कर लेना कहीं वो समकोण तो नहीं है। अगर समकोण है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाना, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है? डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, वर्ग करने में समय लग रहा है, तो क्षेत्रफल सीधे ऐसे ही निकाल देना। फिर वर्ग करने में जितना समय लगाओगे उतने में तो आप यहीं से निकाल दोगे। तो आपने समझा कि ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने देखा, ये तीनों त्रिभुज में लग रहा है। विषम बाहु में तो यही लगेगा बस क्षेत्रफल निकालने के लिए, समबाहु में ये भी लगेगा और वो भी लगेगा। दोनों से अपन ने डेरिवेशन क्या किया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समकोण में ये भी लगेगा वो भी लगेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान रहेगा। बन जाएगा। तो 3 त्रिभुज हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है, उसको आगे जाके प्रमेय वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। बाकी इतना बेसिक जानकारी तो होगा। समद्विबाहु का मतलब क्या हो जाएगा, 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब 2 भुजाएं बराबर होंगी और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इतना चाहे तो लिख लीजिए एक बार, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ट्रिपलेट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का कमेंट आया था कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिखे थे उसमें, आपको वो सब याद है तो अच्छी बात है। ट्रिपलेट्स का मतलब समझ आता है ना, जो पाइथागोरस को संतुष्ट करे, जैसे 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स है, 6 8 10 ये ट्रिपलेट्स है। तो ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो पाइथागोरस को संतुष्ट कर दे वही क्या है, ट्रिपलेट्स है। बनेगा यहां तक पूरा। समद्विबाहु त्रिभुज लिखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी, समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों भुजाओं के, दोनों समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे। दोनों समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे। 2 भुजाएं समान होंगी और दोनों समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे। दोनों समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे। ये देखिए, 2 भुजाएं समान हैं तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। समझ आ रहा है? 2 भुजाएं समान होंगी और 2 समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये देखिए, तो ये भुजा के सामने ये कोण बन रहा है और ये भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो √s वाला लगा देना। बाकी इस पे बहुत सारा काम करेंगे अपन प्रमेय वाले टॉपिक में, यहाँ पे उतना काम नहीं करेंगे, प्रमेय वाले टॉपिक में काम करेंगे। बाकी √s वाला फॉर्मूला तो कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, किसी भी त्रिभुज में ये फॉर्मूला आप तुरंत लगा सकते हैं। √s, s - a, s - b, s - c, ये फॉर्मूला कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। इस पर काम कराऊंगा आगे चल के, अभी बहुत ज्यादा काम नहीं करना है इस पे। बनेगा यहां तक? यहां पर a क्या है, a, और b भी क्या है, a, और c क्या है, b। 2 भुजाएं समान हैं, एक भुजा अलग है, तो a और b दोनों सेम हैं और c क्या है, अलग है, ऐसा बोल दीजिए। समबाहु में तीनों भुजाएं समान हैं। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं, इसमें 2 भुजाएं समान। समद्विबाहु, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान हैं। समद्विबाहु आगे जाके पढ़ेंगे, समद्विबाहु बोला हूं। समबाहु मतलब सारी भुजाएं समान, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं क्या होंगी, समान, तीसरी क्या होगी, अलग होगी, तीसरी अलग होगी। तो ये 2 भुजाएं में क्या बोला, समान, और तीसरी क्या है, अलग। समबाहु में तीनों कोण क्या थे, सेम थे, 60-60 डिग्री के। लेकिन यहां पर जो समान भुजाएं हैं उन दोनों के सामने वाले कोण क्या होंगे, समान। मतलब ये वाली भुजा के सामने वाला कोण ये, और ये वाली भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों समान होंगे। अभी इतनी जानकारी रखिए, थ्योरम्स वाले में पढ़ेंगे इसको। कल केवल क्वेश्चंस कराऊंगा,